सबसे पहले रोविंदर, मैं समझना चाहूंगा आपसे, कुछ ही देर में 1 घंटे से भी कम का वक्त है जब यूनाइटेड नेशन के सिक्योरिटी काउंसिल में एक बहुत अहम रेजोल्यूशन पर वोटिंग होने जा रही है। यूक्रेन के मुद्दे पर जो हमला हुआ है उसे लेकर वोटिंग, और सब ये जानना चाहते हैं कि इस रेजोल्यूशन में, इस प्रस्ताव में क्या है और भारत का रुख क्या होने जा रहा है। यस, हम सब जानना चाहते हैं और बहुत ही दिलचस्प और बहुत ही क्रिटिकल डिसीजन होगा। पर मैं इसमें एक चीज कहना चाहता हूं, जो कि अभी हमारे बच्चों की बात हो रही थी, इसको लिंक कर सकते हैं हम। और ये मेरे ख्याल से आपके माध्यम से, जी न्यूज के माध्यम से मैं पहली बार ये चीज कह रहा हूं। मेरे ख्याल से किसी ने नहीं कही, आपके माध्यम से ही हम कह रहे हैं। आज यूएन की मीटिंग है। भारत को क्या करना चाहिए यूएन की मीटिंग में? हमें रिक्वेस्ट करना चाहिए भारत को कि यूएन की पीस कीपिंग फोर्स होती है, आपको ध्यान हो, जो जाती है जब कॉन्फ्लिक्ट एरिया होता है, जब लड़ाई खत्म हो जाती है उसके बाद शांति रखने के लिए, राइट, ब्लू हेलमेट्स पहनते हैं वो। भारत को आज यूनाइटेड नेशंस में कहना चाहिए कि यूएन अपनी पीस कीपिंग फोर्स भेजे यूक्रेन में, केवल एक मुद्दे के लिए, और वो मुद्दा होगा यूक्रेन के अंदर बहुत सारे अंतरराष्ट्रीय बच्चे हैं, हमारे बच्चे हैं पर और देशों के हैं। उन सब बच्चों को बॉर्डर्स में पहुंचा दे, रोमानिया, पोलैंड वगैरह के। क्योंकि देखिए, ये जो यूएन पीस कीपिंग फोर्स होती है, इसकी ब्लू हेलमेट्स होती है, इसकी यूनिफॉर्म होती है, इनके ट्रक होते हैं जो ब्लू होते हैं, और सारी आर्मीज इनको रिस्पेक्ट करती हैं। यूक्रेनियन आर्मी को भी पता है ये यूएन पीस कीपिंग फोर्स है, रशियन आर्मी को भी पता है। तो क्यों ना आज भारत यूएन काउंसिल में प्रपोज करे कि ये एक कंटिंजेंट जाए, इनके ट्रक्स जाए, और पीस कीपिंग फोर्स के जो अलग अलग देश कंट्रीब्यूट करते हैं। भारत इनफैक्ट यूएन पीस कीपिंग फोर्स में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट करता रहा हिस्ट्री में, राइट। और यूक्रेन के अंदर फिक्स पॉइंट्स कर दिए जाएं, इंडियन एम्बेसी के बाहर, किसी एम्बेसी के बाहर, क्योंकि हम तो अंतरराष्ट्रीय बात कर रहे हैं, लीडरशिप लो दुनिया में। और ये ट्रक्स, ब्लू यूएन पीस कीपिंग ट्रक्स, केवल इस मुद्दे के लिए बच्चों को लाके बॉर्डर्स पे छोड़े। ठीक है रोविंदर, आपने इस रेजोल्यूशन को पूरे तरीके से आपने छात्रों से जोड़ दिया। ये बहुत सही भी है क्योंकि मानवीय पहलू है, हजारों की संख्या में छात्र फंसे हुए हैं। लेकिन इसका एक और जो पहलू है, जो भारत के सामने भी एक दुविधा होगी, एक चैलेंज होगा। आप जब वोटिंग होगी तो अपने पुराने मित्र रूस के साथ जाएंगे, या फिर आज जो अमेरिका चाहता है कि रूस के खिलाफ दुनिया भर में एक माहौल बने, आप उसके साथ जाकर रूस के खिलाफ वोट करेंगे? वोट कैसे करेगा भारत? ये डिपेंड करेगा। देखिए, हमें कुछ पता है, हम कुछ ऑब्जर्व कर सकते हैं, हम तो बाहर के लोग, एनालिस्ट हैं, राइट। ये डिपेंड करेगा कि हमारी सरकार अपने नेशनल इंटरेस्ट में, हमें क्या लगता है सबसे अहम सिचुएशन, उस हिसाब से हमारी सरकार, हमारी गवर्नमेंट वोट करेगी। बट आपका प्रश्न एब्सोल्युटली राइट है। आज हमारे पास 3 ऑप्शंस हैं। या देखिए, रेजोल्यूशन जो आएगा वो आएगा कि रशिया को कंडेम करते हैं, रशिया ने जो करा, और शायद उसके साथ कुछ और भी लैंग्वेज एडेड हो। तो पहला बात होगा कि हम इस रेजोल्यूशन का सपोर्ट करेंगे, जो कि बाय द वे यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में 15 लोग होते हैं, 5 परमानेंट, 10 नॉन परमानेंट, राइट। तो इन 15 में से मेजॉरिटी, ज्यादा से ज्यादा रशिया को कंडेम करेंगे। अब भारत रशिया को कंडेम करेगा या हम एब्सटेन करेंगे। हम ऑप्शन ये भी होती है कि आप वोट ही नहीं डालेंगे, या हम इस रेजोल्यूशन को सपोर्ट करेंगे। ये भारत के लिए बहुत अहम सिचुएशन है जियोपॉलिटिकल एंगल से, बिकॉज एज यू राइटली से, पूरी दुनिया तो देख रही है इसका आउटकम जो भी होगा। बाय द वे, इस रेजोल्यूशन का कोई मतलब नहीं होगा ऑन द ग्राउंड, यूक्रेन में ऑन द ग्राउंड। ये आपने सबसे अहम बात कह दी, क्योंकि ये सवाल मेरा अगला होने वाला था कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, हमने इसकी इतनी बातें की हैं, आज से पहले इतनी चर्चा की है। मैं आज समझना चाहता हूं कि जब इतना बड़ा संकट है इस दुनिया में, युद्ध जैसी हालत है, वर्ल्ड वॉर 3 की बातें की जा रही हैं, तब मैं समझना चाहता हूं कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, इस मंच की प्रासंगिकता क्या बची है? अनफॉर्चुनेटली कुछ नहीं बची। और ये देखिए, 45 में बना था। या इश्यू ये कि 5 देश हैं जिनके पास वीटो है, 10 लोग तो हैं जो 2-2 साल या 1-1 साल के लिए मेंबर बनते हैं। तो भारत भी उसी सर्कल में है। ओके, हम इस साल हैं, हम फिर 5 साल बाद शायद फिर से आ जाएंगे, राइट। पर 5 हैं जो परमानेंट मेंबर्स हैं, और इन 5 मेंबर्स के पास वीटो है कि जो भी रेजोल्यूशन निकलेगा, इनमें से कोई एक 5 बोल देगा नहीं, नॉट एग्रीड, तो रेजोल्यूशन
पास ही नहीं होगा। तो ऑब्वियसली रशिया उसमें एक है, तो रशिया तो वीटो करेगा जो आप रशिया के खिलाफ कहोगे। तो जो भी रेजोल्यूशन बनेगा उसका कोई ग्राउंड में मायने नहीं है, परंतु उसके और बड़े मायने हैं। उसके मायने ये हैं कि देखा जाएगा 2 वोट खास करके, एक भारत का और दूसरा चाइना का। चाइना मेंबर है परमानेंट, हम 10 में से हैं, बट टोटल जब होगा कि 15 लोग कैसे वोट कर रहे हैं, इसमें घाना वाना छोटी मोटी कंट्रीज भी हैं जो 10 है, तो ये देखा जाएगा। तो जो बड़े देश हैं इसमें ये 2 चाइना और हिंदुस्तान है। तो इंडिया के लिए और खासकर देखिए चाइना को तो फिर भी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, चाइना या तो एब्सटेन कर जाएगा क्योंकि चाइना भी बड़ा स्मार्ट गेम खेल रहा है। वो रशिया के साथ है पर रशिया के अलग भी है, वो अपनी अलग वजूद बना के रख रहा है, चाहे वो रशिया के टोटल रशिया के साथ अलाइंड है काफी हद तक, पर वो दुनिया को दिखा रहा है मैं बैलेंस्ड हूं। तो मानो चाइना एब्सटेन कर गया, चाइना कंडेम नहीं करेगा क्योंकि याद हो आपको जब पुतिन ओलंपिक्स में गए थे अभी मात्र 3-4 हफ्ते पहले, तो चाइना और पुतिन की जॉइंट स्टेटमेंट थी कि हम नेटो की जो विस्तारवादी है इस चीज को हम कंडेम करते हैं, राइट, और व्हाटएवर। तो चाइना शायद इस ऑब्वियसली इस रेजोल्यूशन को कि रूस को कंडेम किया कि रूस ने गलती करी, चाइना नहीं करेगा शायद, वो देखते हैं, या एब्सटेन कर जाएगा। मेन इंपॉर्टेंट माइक्रोस्कोप सबका होगा भारत के ऊपर, क्योंकि सब समझते हैं जो मेन प्लेयर्स हैं, अमेरिका भी पुतिन भी, कि भारत के रिश्ते अगर भारत हटता है वोटिंग से तो इसका क्या मैसेज जाएगा दुनिया में? सॉरी, अगर भारत हटता है, एब्सटेन करता है वोटिंग से, तो क्या मैसेज जाएगा दुनिया में? देखिए दुनिया में एक चीज होती है, अगर फंडामेंटली हम देखें, बाय द वे आज जो मोदी जी ने आज पुतिन को फोन किया या जो भी फोन हुआ पुतिन ने मोदी जी को कराया जो भी, उसमें मेरे ख्याल से मोदी जी मस्ट हैव टोल्ड पुतिन कि आज हमारा वोट कहां जाएगा, क्योंकि देखिए हमारे रशिया से रिश्ते पुराने और ट्रस्ट के हैं। तो अगर हम आज रशिया के खिलाफ भी वोट कर रहे होंगे ना शाम को, बेहतर यह रहेगा कि हम रशिया को सरप्राइज ना करें। तो आज दिन में जो बात हुई होगी हमारे प्राइम मिनिस्टर और पुतिन की, उसमें कन्वे कर दिया होगा, क्योंकि सरप्राइज क्यों करो, ट्रस्ट बनाने के लिए आपको सरप्राइज नहीं करना पड़ता। बट कमिंग बैक, अगर हम एब्सटेन करते हैं तो ऐसे में होगा ये दोनों देश हमें थोड़ी शक की नजर से देखेंगे। भाई एक सवाल रविंद्र ये भी पूछा जा रहा है पूरी दुनिया में और सोशल मीडिया पर भी कि भारत क्यों मदद नहीं करता, भारत क्यों आगे नहीं आता? आज सबको यह समझना होगा कि हर देश आज वही कर रहा है जिसमें उसका अपना हित है। आज भारत का हित किसमें है? भारत को किस साइड पर खड़े होना चाहिए? प्रॉब्लम यह हमारा हित है इन दोनों देशों से अच्छे रिश्ते रखने का, पर हमारे पास अब दुविधा आ गई है, ठीक है। तो अगर हम एब्सटेन करेंगे तो ये जो दोनों देश हैं अमेरिका और रूस, ये देखेंगे कि भारत हमारे साथ दोस्ती तो है पर पूरा हमारे कैंप में नहीं है। और आप और हम सब समझते हैं, मानो पॉइंट होता है कि जब अल्टीमेट टेस्ट आता है कि तुम मेरे साथ हो या मेरे खिलाफ हो, तो अमेरिका भी सोचेगा कि देखो भारत पूरा मेरे साथ तो नहीं है, और रूस भी सोचेगा हाँ ठीक है पर पूरा मेरे साथ तो नहीं है, क्योंकि हर बंदा चाहता है कि आप मेरे साथ मिलके खड़े हो। तो ये हमारी दुविधा है। बट एट द सेम टाइम बाय द वे ये सोचेंगे, बट भारत की डिप्लोमेसी का सक्सेस तब होगा अगर हम एब्सटेन करें और इन दोनों देशों के साथ फिर भी हम अपने रिश्ते जैसे अच्छे ट्रस्ट वाले अभी हैं और बढ़ रहे हैं, बढ़ाएं। परंतु जियोपॉलिटिक्स आज की तारीख में ऐसी हो गई है, आज हम चाहे एब्सटेन कर जाएंगे, अमेरिका भी समझेगा ठीक है भारत के पुराने रिश्ते रूस से हैं तो शायद नहीं, रूस भी समझेगा भारत के अमेरिका से इंटरेस्ट हैं तो कोई बात नहीं, पर आगे जाके आने वाले वक्त में हमें एक या दूसरा पक्ष चुनना पड़ेगा, क्योंकि ये रियलिटी हो गई है दुनिया की। अब जैसे S-400 आप ले लीजिए, S-400 हम अभी खरीद रहे हैं, मानो वो हम अमेरिका पहले से मना सैंक्शंस में अमेरिका, पर हम खरीद रहे हैं। अमेरिका उस बात को इग्नोर कर रहा था, ठीक है आप खरीद लो, क्योंकि हमने अमेरिका को समझाया कि भाई देखो चीन हमारा दुश्मन है, तुम्हारा भी है, तो हमारे इंटरेस्ट में कि हम चीन को दबाएं, हमारी नेशनल सिक्योरिटी अमेरिका समझता है। परंतु अगर हम आगे जाके अब S-500 खरीदने की बात करेंगे, इस बात को आप पूरा कीजिएगा। एक बड़ी खबर जरा बीच में बता दूं मैं, रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर बड़ी खबर यह है कि यूक्रेन की राजधानी कीव में एक बार फिर से बम धमाके सुनाई दिए हैं।
कीव में 5 धमाकों की आवाज सुनाई दी है और यह कीव के मेयर की तरफ से दावा किया गया है। 5 धमाकों की आवाज सुनाई दी गई है। कीव के मेयर ने दावा किया है कि 3 से 5 मिनट के अंदर अंदर 5 धमाके सुनाई दिए हैं। तो जो ऐसा लग रहा था कि कुछ ही समय में यूक्रेन का सरेंडर हो जाएगा, वो तो कुछ देर पहले स्पष्ट हो ही गया जब यूक्रेन के राष्ट्रपति ने अपना एक वीडियो जारी करके बता दिया कि वो तो कीव में ही मौजूद हैं, वो कहीं छिपे नहीं हैं, ना वो देश छोड़कर जा रहे हैं, ये रेजिस्टेंस यूं ही चलता रहेगा। रुबिंदर, और अब ये बड़ी खबर ये आ जाती है कि धमाके भी हो रहे हैं। हाँ जी, हाँ। एक छोटा सा और अपडेट, कीव के पावर प्लांट के पास ये धमाके हुए हैं। अब आप अपनी बात रखिएगा। डेफिनेटली देखिए, जब मिलिट्री में होता है तो पावर प्लांट आप करते हो ताकि बत्ती जाए, कि पानी, ड्रिंकिंग वाटर के जो टैंक्स वैंक्स हैं उनको डिस्ट्रॉय करते हो आप, टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क को डिस्ट्रॉय करते हो आप, एयरपोर्ट्स को डिस्ट्रॉय करते हो आप, क्योंकि आपको उस देश में टोटल कयास, उस देश को कोलैप्स करना है। अगर आपको कोलैप्स करना है, बिजली नहीं होगी, पानी नहीं होगी, तो आम जनता तो त्राही पे उतराएगी ना 24 घंटे, 36 घंटे, 48 घंटे में। तो रशिया वो कर रहा है, तो कॉमन मिलिट्री स्ट्रैटेजी है। लेकिन रोबिंदर, इस वक्त ये युद्ध कहां खड़ा है? जो हमें कुछ समय पहले तक लग रहा था कि बड़े आराम से सरेंडर कर देगा यूक्रेन लड़ नहीं सकता, वो कहीं रूस के सामने ठहरता नहीं है, अचानक से ऐसा लगने लगा है कि रेजिस्टेंस दिखाया जा रहा है। इतनी आसानी से यूक्रेन हार नहीं मान रहा है। देखिए, 2 लेवल है रेजिस्टेंस के, एक दूसरी पे अभी आते हैं, बट पहली बात यह है, देखिए यूक्रेन लड़ेगा। यूक्रेन के भी रीजनेबल फोर्सेस हैं, आर्मी है, नेवी है, एंटी मिसाइल्स हैं, बट बाय द वे यूक्रेन की टोटल एयर पावर ठप हो गई है। यूक्रेन के सारे एयर, तो रशिया की टोटल डोमिनेंस है एयर स्पेस पे, वो है। तो इसमें कैजुअलिटीज होंगी, रूस की भी होंगी, रूस के टैंक्स ब्लो अप कर दिए जाएंगे। बात है यूक्रेन बोलेगा मैंने 100 मार दिए, असली में 10 मारे होंगे, बात अलग है। बट रशिया के सोल्जर्स मरेंगे, रशिया के टैंक्स होंगे, टाइम लगेगा किसी देश को कैप्चर करने में। अभी तो 24 घंटे हुए हैं मात्र, तो 48 नहीं तो 72 घंटे में मोर और लेस रशिया यूक्रेन के जो क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है, जैसे भी बात हो रही है आपके पावर प्लांट, वाटर, डिफेंस मिनिस्ट्री, आपने अगर यूक्रेन की डिफेंस मिनिस्ट्री जैसे आज या सुबह खबर आ रही थी उड़ा दी, तो सारा कंट्रोल और कमांड तो खत्म हो गया ना। जहां से कमांड करते थे भैया ये करो वो करो, कंप्यूटर कम्युनिकेशन, वो आपका सेंटर ही डिस्ट्रॉय हो गया, तो आपकी आर्मी को पता ही नहीं करना क्या। तो रशिया इस समय वो कर रहा है, तो वक्त लगेगा। तो ये एक लेवल का है, बट यस रेजिस्टेंस और रहेगी, आम आदमी में रहेगी। जैसे अभी प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की कह रहे हैं मैं राइफल लूंगा और सारे लोग राइफल लेंगे, हम लड़ेंगे, पर वो तो तब होगा ना जब रूस आकर के मानो जैसे ऑक्यूपाई करेगा, रशियन आर्मी आके वहां महीनों सालों रहेगी, तब आप गुरिल्ला वॉरफेयर करेंगे। पर वो दूर की बात है, और रशिया ऑक्यूपाई नहीं करेगा। रशिया अभी क्या करने जा रहा है, रशिया अभी यूक्रेन का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, पावर, बिजली, टेलीकम्युनिकेशन, एटीएम नेटवर्क्स, ये सब ठप कर देगा ताकि लाइफ टोटल कोलैप्स हो जाए। इसके अलावा डिफेंस मिनिस्ट्री वगैरह को ब्लास्ट करेगा, चल रहा है जो। इसके अलावा रशिया ने सिंपल कह दिया आज, और उसका ऑब्जेक्टिव ये है कि जो लीडरशिप है ना यूक्रेन की, उसको मारेगा या निकालेगा। उसके बाद अगर मर गए, या सॉरी फॉर द वर्ड कहना नहीं चाहिए, पर मतलब रियलिटी है, अगर इन्होंने मार दिया जिन को भी, ज़ेलेंस्की चाहे कहीं भी रहे, नहीं मतलब हाइडिंग में रहे या कहीं रहे, या मतलब अपना झंडा खड़ा है, उसके बाद इतनी कंफ्यूजन हो जाएगी सोसाइटी में, और रशिया के सोल्जर्स होंगे ग्राउंड पे कीव में कुछ टाइम के लिए, कि ये बोलेंगे भैया ठीक है, कोई भी आकर के ना आप सत्ता संभालो, और बट ये करो कि आप रूस के खिलाफ और नेटो नहीं जाओगे। तो वहां पे कोई ना कोई लोग निकलेंगे, ये वो होगा, एक टेम्पररी गवर्नमेंट, इंटरिम सरकार, वरकार, किसी को अपॉइंट कर दिया, ये वो। उससे पहले क्या होगा, यूक्रेन का नेशनल टीवी, देखिए जब सब आपने कर लिया, एक अल्टीमेट चीज होता है उस देश की कम्युनिकेशन। तो यूक्रेन का जो नेशनल टीवी, जैसे हमारा दूरदर्शन है ना, उस पे आकर के जब या तो कोई रूसी जनरल अनाउंस करेगा यूक्रेन की जनता को कि भाई देखिए ऐसा है, आपके देश को हमने सबड्यू कर दिया, अब सब आप अपने यूक्रेनियन आर्मी को अनाउंस करेंगे कि आप अपने आर्म्स छोड़ दो, ये वो, आज से आपका देश हमारे कंट्रोल में चलेगा, कहने को, राइट। उसके बाद कुछ नेता वेता हो करके ये लोग प्रेसिडेंट बना देंगे अपना पिट्ठू, या जो भी आप कहिए। उसके बाद रशियन अपने सोल्जर्स वहां ज्यादा नहीं छोड़ना चाहेंगे, क्योंकि आप जो बात कह रहे थे रेजिस्टेंस,
रेजिस्टेंस बहुत है और होगी। यूक्रेन में बहुत लोग हैं जो हीरोइक हैं, हिम्मत वाले हैं और जो रियली रूस से लड़ना चाहते हैं, एनिमी मानते हैं। तो रशिया अपने सोल्जर्स वहां नहीं छोड़ेगा जैसे अफगानिस्तान में छोड़ दिया कि भाई फंस जाओगे आप। तो रशिया भी स्मार्ट है मेरे विचार से, तो वो नहीं छोड़ेगा, पर वो ये माहौल करके फिर पीछे हट जाएगा और शैडो करता रहेगा। अगर इस वीकेंड के आगे भी ये युद्ध चलता है, क्या कोई संभावना है कि यूक्रेन की मदद करने कोई आएगा? यूक्रेन की मदद करने कौन आएगा? कोई नहीं आएगा। ये युद्ध अभी हो सकता है 3-4 दिन और चलेगा ऑन द ग्राउंड, जैसे 1, 2, 4, 5 दिन ये वो। तो जो दिख रहा है 5-6 दिन में मान लो ज्यादा टेलीविजन यूक्रेनियन पे आ जाएगा, भैया आपका देश हमारे अंडर है, आप यूक्रेन की आर्मी अपने आर्म्स छोड़ो। यूक्रेन की आर्मी छोड़ेगी नहीं, सुना जाएगा पर सबसे। उसके बाद कुछ ये वो कर आके कुछ टाइम रशिया का ये ट्रांजिशन रहेगा, उसके बाद रशिया पीछे और यूक्रेन एक कयास में देश रह जाएगा। कौन आएगा इनके? कोई आ ही नहीं रहा। पहले से ही बता रखा था इनको अमेरिका ने कि भाई हम सोल्जर नहीं भेजेंगे ग्राउंड में। नेटो ने बोला था हम सोल्जर्स नहीं भेजेंगे। अच्छा, अभी मदद की बात करते हैं। मजाक देखिए आप, क्या मजाक हो रखा है। बोरिस जॉनसन कहते हैं कि हम यूक्रेन को वेपन्स भेजेंगे। कल मानो आप भेज रहे हैं, आप भेजेंगे कैसे जब सारे के सारे यूक्रेन के एयरपोर्ट रशियन कंट्रोल में है? तो जब सभी अहम ठिकाने या तो रूस के कंट्रोल में है या फिर उन्हें तबाह कर दिया गया है, नष्ट कर दिया गया है, तो यूक्रेन की मदद भी कैसे की जा सकती है? सिर्फ निंदा हो सकती है, आलोचना हो सकती है, प्रस्ताव पारित किए जा सकते हैं। इसके अलावा यूक्रेन की मदद करने वाला आज कोई भी नहीं है। प्रेजेंटिंग बी न्यूज ऐप अवेलेबल ऑन गूगल प्ले एंड ऐप स्टोर। डाउनलोड इट नाउ।